ये न्यूज़ देख रहे हैं दोस्तों आप सब। अब ऐसी न्यूज़ जब भी निकल के आती है ना तो रूह काँप उठती है। फिर क्या कहा जाए ऐसे लोग के बारे में समझ नहीं आता। लोग कहते हैं कि कुत्ते जानवर हैं, कुत्तों को बार-बार गाली देते हैं, लेकिन उससे बड़ा जानवर आज की दुनिया में ना इंसान बन गया है। इंसान जितना बड़ा हैवान, उतना बड़ा हैवान कोई नहीं है। ये न्यूज़ ये है कि जो पश्चिमी दिल्ली है, यहाँ पे एक आदमी कुत्ते को, डॉग को सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा था। यौन उत्पीड़न कर रहा था डॉग का। अब मतलब आप सोचिए अब क्या कहूँ इसके बारे में? ऐसे लोग के लिए शब्द ही नहीं है, अब क्या कहा जाए? तो यहाँ पे इसका एक पड़ोसी था, वो वीडियो बना के भेज देता है, जिसकी वजह से पुलिस इसको पकड़ने में कामयाब हो जाती है। चलिए ठीक है, आपने वीडियो बनाया, यहाँ पे इंसाफ मिल गया कुत्ते को, लेकिन आप उस टाइम क्या कर रहे थे? आप रोक नहीं पा रहे थे? आपका वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी था, पहले उसके साथ घटना हो जाए। अगर वही भगवान ना करे कोई इंसान होता उसकी जगह, तब भी आप यही करते, वीडियो बनाते पहले, उसको वायरल करते। भैया आपने वीडियो बनाया, मैं उसके लिए आपको एप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना यार कि कोई घटना हो रही है और हम सब खड़े होके वीडियो बनाएँ। आप उसको रोक भी सकते थे। और ऐसे लोग के बारे में क्या ही कहा जाए। हालाँकि इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया, लेकिन यार हरकत ऐसी कर देते हैं, सुबह-सुबह ऐसा कुछ पढ़ के ना पूरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है कि कै कहाँ जा रही है हमारी दुनिया, कहाँ जा रहा है हमारा समाज, कैसी घटनाएँ हो रही हैं समाज में, क्या-क्या चल रहा है। बताइए कुत्ते के साथ ये सेक्सुअली असॉल्ट कर रहे हैं। यार फिर अब क्या बोला जाए? ख़ैर छोड़िए, ऐसे लोग समाज में हालाँकि कम ही होते हैं, लेकिन जब भी होते हैं तो इस तरह की घटना पढ़ के पूरा दिमाग खराब हो जाता है। आप लोग की इससे की एनालिसिस वाली वीडियो आज सुबह 10 से 11 के बीच में अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है? वो कल ही अपलोड कर दी जाती, लेकिन अब क्या बताएँ, जाने दीजिए। कुछ प्रॉब्लम हमेशा ऐसा है कि जब से मैंने वीडियो शुरू की, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चलता ही रहता है, लेकिन वही है, हर दिन आए वीडियो में शेयर नहीं कर सकते ना कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं। तो उसको 10 से 11 बजे के बीच में अपलोड कर दी जाएगी, उसका एनालिसिस देखिएगा। वैसे आप लोग को कैसा लगा पेपर हिस्से का? उससे वो कोई एक मीम चलता है ना कि कहना क्या चाहते हो भाई, समझ ही नहीं आ रहा। और कल सुबह ही मैंने आपको ये बताया था कि जो एसए का पेपर होता है वो दार्शनिक टच पे आता है, फिलोसॉफिकल टच पे आता है, और वही हुआ भी, आप देख सकते हैं पेपर के बारे में। अभी हम लोग उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे कि उसको अगर लिखना चाहे कोई तो कैसे लिख सकता है, और कौन से टॉपिक चुने जा सकते थे जिसको आसानी से लिखा जा सकता था, और किस टॉपिक से बचना था। तो ये सारी चीज़ें हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 10 से 11 बजे के बीच में मैं उसको अपलोड कर दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा उसको। वैसे अगर आप में से किसी ने अभी इसको एनालिसिस किया है, आप में से किसी ने इसको लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि पेपर आप लोग को कैसा लगा। नहीं तो हम 10 से 11 के बीच में इसको डिस्कस करेंगे ही करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 7 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। आज है 16 सितंबर। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आज है 16 सितंबर और आज के दिन को हम विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। इसका उद्देश्य क्या है? तो जाहिर सी बात है कि ओजोन संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना है इसका उद्देश्य है। और ये जो ओजोन परत होती है कहाँ पे पाई जाती है? तो ये वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। इसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि समताप मंडल के अंतर्गत ओजोन परत पाई जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है, 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 की मीटिंग रखी गई थी। तो इसी को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई थी ताकि यहाँ पे इस पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पे बात की जा सके। उस रिपोर्ट का नाम था ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट। तो इसी रिपोर्ट के बारे में जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम उसके बारे में जानने वाले हैं। ये चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में नई दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन से पूर्व जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अभिसमय द्वारा पहली ग्लोबल स्टॉकटेक की सिंथेसिस रिपोर्ट जारी की गई। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली है। यह रिपोर्ट कुल 17 प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करती है, जिसमें पेरिस समझौते के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में विश्व की चिंताजनक प्रगति को दर्शाती है। सुधारात्मक कार्रवाई की संभावना के बावजूद रिपोर्ट से यह जानकारी मिलती है कि इस दिशा में वैश्विक प्रयास बहुत ही कम हुए हैं। यानी इस रिपोर्ट में ये बताने की कोशिश की गई है कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस समझौता हुआ था 2015 में, इसकी दिशा में बहुत ज़्यादा काम नहीं किए गए हैं, बहुत कम मात्रा में काम किए गए हैं, और ये एक चिंताजनक विषय बना हुआ है क्योंकि अगर इसके दिशा में हम काम नहीं करेंगे, तो पर्यावरण का बहुत ही नुकसान होगा, और पर्यावरण का क्या, अंततः हमारे ग्रह का नुकसान होगा, पृथ्वी का नुकसान होगा, मानव जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट अपनाया गया था 2015 में, इसको 2015 से लेकर के 2030 की अवधि तक अपनाया गया था। पेरिस समझौते का लक्ष्य क्या था? तो 2030 तक 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करना, और जहाँ तक मुमकिन हो सके 1.5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसको कमी करना। अगर बात की जाए ग्लोबल स्टॉकटेक के बारे में, तो यह वर्ष 2015 में पेरिस समझौते के तहत स्थापित एक आवधिक समीक्षा तंत्र है। आवधिक का क्या मतलब होता है? जो निश्चित समय अंतराल पे काम करता हो, यानी कि ये क्या करता है, तो समीक्षा करता है, उसका निरीक्षण करता है।
यह समीक्षा कार्य प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। पहले स्टॉकटेक समीक्षा कार्य के वर्ष 2023 के अंत तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 28 में समाप्त होने की संभावना है। कॉप 28 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य ये कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनका उत्सर्जन कम से कम हो सके, इसके लिए काम करना। उसके अलावा जो देश हैं, वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को कितना अपना रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी देना। ये इसका प्राथमिक उद्देश्य है, प्राथमिक लक्ष्य है। अगला बिंदु है स्टॉकटेक को देशों को अपनी जलवायु महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा उत्तरदायी बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्ष 2015 में विभिन्न देशों ने 21वीं सदी के अंत तक वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ने से रोकने और जहां तक संभव हो 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने के लिए पेरिस में प्रतिबद्धता जताई थी। ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हुआ था, पेरिस समझौता जो था, उसके तहत ये लक्ष्य रखा गया था। साथ ही उन्होंने ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने में अलग अलग देशों द्वारा आवधिक समीक्षा अथवा इस दिशा में किए गए प्रयासों का आकलन करने पर भी सहमति जताई थी। अगला बिंदु ये है कि जो एनडीसी है, एनडीसी का क्या मतलब? इसका मतलब है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई ए नाम का देश है। अब ये देश अपने से डिसाइड कर ले कि इसको कितना कम करना है उत्सर्जन। इसको कोई फोर्सफुली नहीं कहेगा, ये कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं। इसको अपने हिसाब से देखना है कि हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ, तो ये अपने से बोलेगा कि मुझे इतना करना है। तो इसी को नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन या राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान कहा जाता है। अब इनसे अपेक्षा की जाती है देशों से कि प्रत्येक 5 वर्ष में इसको बढ़ावा दें। मान लीजिए अभी आपने कहा था कि हम 500 मिलियन टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करेंगे, तो अगले 5 वर्षों में इसको बढ़ा करके 800 कर दीजिए या 1000 कर दीजिए। तो इस तरीके से बात की जा रही है कि उसको बढ़ावा देना चाहिए। अगला बिंदु कि वर्ष 2020 में नवीनतम इंडेक्स प्रस्तुत किए जाने के बावजूद स्टॉकटेक का उद्देश्य वर्ष 2025 में अगले इंडेक्स प्रकाशित होने से पहले देशों को उच्चतर लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना भी है। अब क्योंकि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 में हुआ था और ये जो एनडीसी है प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार जारी करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम इतना करने वाले हैं कमी। तो 2015 से 2020 के लिए जारी किया गया था। अब 2020 से 2025 हो गया। अब यहाँ पे 2025 में फिर से एनडीसी जारी किया जाएगा देशों के द्वारा। तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि अगले समय आने वाले 2025 में जब भी देश एनडीसी जारी करें, तो उसके पहले इनको इतना ज़्यादा प्रेरित कर दिया जाए कि मान लीजिए अगर कोई 800 मिलियन टन कम करने वाला था, तो ये बढ़ा करके 1000 मिलियन टन कर दे। यानी इनको और अधिक उत्सर्जन कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। एनडीसी का सीधा सा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए भारत है ना, कोई भी देश हुआ, ये देश अपने हिसाब से तय करेंगे कि हमको कितना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना है। यहाँ पे इनको कोई फोर्सफुली नहीं कहेगा, कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं, लेकिन ये अपने हिसाब से तय करेंगे कि हमको इतना कम करना है, हमारी इतना कैपेसिटी, हम इतना ही कम कर पाएंगे। यहाँ पे देशों के ऊपर छोड़ दिया गया कि कौन सा देश कितना करेगा। अगर हम बात करें रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों के बारे में, तो इसमें पहला पॉइंट ये बताया गया कि जो पेरिस समझौता हुआ था, उसने प्रेरक का काम किया है, उसका प्रेरक प्रभाव पड़ा है। इसमें बात की जाए कि पेरिस समझौते ने देशों को लक्ष्य निर्धारित करने और वैश्विक स्थिति की गंभीरता से निपटने में किए जाने वाले प्रयासों पर जोर देने के लिए प्रेरित किया है। उसके अलावा सरकारों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में व्यवसायों में जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम करते हुए धारणीय स्रोतों व संसाधनों की ओर संक्रमण एवं उनके उपयोग का समर्थन करने की आवश्यकता है तथा इस दिशा में राज्यों व सामुदायिक प्रयासों को मजबूती प्रदान करनी चाहिए। यानी कि जीवाश्म ईंधन जो है उनका उपयोग कम करना चाहिए, तभी यहाँ पे कार्बन उत्सर्जन कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, जलवायु परिवर्तन में कमी आएगी। अगला बिंदु की अर्थव्यवस्था को धारणीय बनाने के प्रयास में किसी भी प्रकार का तीव्र परिवर्तन विघटनकारी हो सकता है। ऐसे में देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आर्थिक संक्रमण न्याय संगत और समावेशी हो। ये सारी इस रिपोर्ट की सिफारिशें, तो इसको ध्यान में रखेंगे। वर्ष 2030 तक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 43% तक कम करने और वर्ष 2035 तक 60% तक कम करने तथा वैश्विक स्तर पर वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। त्वरित परिवर्तन के दौरान न्याय संगत और समावेशी आर्थिक संक्रमण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस रिपोर्ट ने ये कहा कि अगर हमें 2030 तक 43% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना है, अगर हमें 2035 तक 60% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना है और 2050 तक नेट जीरो तक अगर हमें पहुंचना है, तो इसके लिए बहुत ही नेक्स्ट लेवल की प्रतिबद्धता चाहिए होगी, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस बोले जा रहे हैं, सम्मेलन किए जा रहे हैं, उसको प्रभाव में ही नहीं ला रहे हैं, उस पर अमल ही नहीं कर रहे हैं, बस सम्मेलन पे सम्मेलन चल रहा है, बोले जा रहे हैं, बोल बच्चन चल रहा है, काम ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं प्राप्त हो पाएगा। ऐसे तो हम बहुत गर्त में चले जाएंगे। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। अगला बिंदु है न्याय संगत आर्थिक संक्रमण। तो इसमें बताया गया है नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि करना और वनोन्मूलन को रोकना। वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि करने और जीवाश्म ईंधन के उपयोग में तेजी से कमी लाने की आवश्यकता है।
वनोन्मूलन और भूमि क्षरण पर रोक लगाने के साथ वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है। साथ ही विभिन्न हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रमुख कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। यानी इस रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि जो वनों की कटाई की जा रही है, जो वृक्षों की कटाई की जा रही है, उसको रोकना पड़ेगा और वृक्षारोपण करना पड़ेगा। अगर हम इस दिशा में काम करना चाहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन को कम करना चाहते हैं, तो हमें वृक्षारोपण करना पड़ेगा, वनारोपण करना पड़ेगा, ना कि हम यहाँ वनों की कटाई करते जाएं और यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने की बात कर रहे हैं सम्मेलनों में। उसके अलावा बात करें कि जो प्रमुख कृषि पद्धतियां हैं, जैसे आप देखेंगे जो धान का खेत होता है ना, इसमें से भी ग्रीन हाउस गैस निकलती है, तो इसको भी परिवर्तित करने की बात की जा रही है, इसके ऊपर भी ध्यान देने की बात की जा रही है। अगला बिंदु है खंडित अनुकूलन प्रयास। यद्यपि पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के वर्तमान और भविष्य के प्रभावों को अनुकूलित करने में मदद हेतु कदम बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, फिर भी अधिकांश प्रयास खंडित हैं, वृद्धिशील हैं, क्षेत्र विशिष्ट हैं और क्षेत्रों में असमान रूप से वितरित पाए गए हैं। अनुकूलन पर पारदर्शी रिपोर्टिंग समझ बढ़ाने, कार्यान्वयन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकती है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सारे देश चाहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटा जाए, लेकिन सारे देश एक बिंदु पे कभी भी सहमत नहीं होते हैं। सारे लोग अपने-अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, मिल के काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि एकता में बल होता है। तो अगर सारे लोग मिल के काम करते तो जल्दी से इससे निपटा जा सकता था, जल्दी से इससे निजात पाया जा सकता था। लेकिन सारे लोग अपने-अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, यही वजह है कि सही तरीके से इसका परिणाम नहीं मिल रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई कि खंडित अनुकूलन प्रयास किया जा रहा है, टुकड़े-टुकड़े में प्रयास किया जा रहा है। हर कोई अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, मिल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास होना चाहिए ठीक तरीके से वो हो नहीं रहा है। बस सम्मेलन पे सम्मेलन चले जा रहे हैं। अगला बिंदु हानि और क्षति रोकने के लिए समाधान। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि नुकसान और क्षति को रोकने, कम करने तथा इनका समाधान करने के लिए जोखिमों को व्यापक रूप से प्रबंधित करने एवं प्रभावित समुदायों को सहायता प्रदान करने के लिए जलवायु और विकास नीतियों पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से होने वाले नुकसान को रोकने, कम करने, इनका समाधान करने के लिए अनुकूलन और वित्त पोषण व्यवस्था हेतु समर्थन के तेजी से नवीन स्रोतों तक विस्तारित करने की आवश्यकता है। जैसे आप इस मुद्दे को ऐसे समझिए, अभी पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, पाकिस्तान ने क्या कहा था कि जलवायु परिवर्तन का मुआवजा चाहिए हमें। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ऐतिहासिक रूप से अमेरिका ने किया, यूरोपीय यूनियन ने किया है, इस तरीके के देशों ने किया है जो बहुत विकसित हैं और वो अब उसका परिणाम जो है पूरी दुनिया भुगत रही है। तो हमारे यहाँ पे जो बाढ़ आई है वो जलवायु परिवर्तन से प्रेरित बाढ़ थी। इस वजह से पाकिस्तान ने क्या कहा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाला नुकसान है, तो हमें अब इसका मुआवजा चाहिए, जलवायु परिवर्तन का मुआवजा चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है कि जो इससे प्रभावित समुदाय हैं उनको सहायता दी जानी चाहिए। अगला बिंदु जलवायु वित्त अभिगम में वृद्धि। तो तत्काल और बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रवाह को जलवायु प्रत्यास्थ विकास के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है। ग्रीन हाउस गैस के न्यूनतम उत्सर्जन और जलवायु प्रत्यास्थ विकास का समर्थन करने के लिए वित्तीय प्रवाह में पर्याप्त बदलाव करना आवश्यक है। जैसे आप देखें कई बार क्या होता है, जो विकसित देश हैं ये कहते हैं कि हम लोग विकासशील देशों को पैसा देंगे, डॉलर देंगे, ताकि ये लोग क्या कर सके, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए काम कर सके। लेकिन ये लोग कह देते हैं कि 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया जाएगा, पर ये जो 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर है ये दिया जाता नहीं है, बस कह दिया जाता है। कभी 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर दे दिया जाता है, कभी 50 मिलियन, लेकिन पूरा जो क्षतिपूर्ति होता है वो नहीं दिया जाता है। पूरा जितना कोष बनाया जाता है उतना दिया नहीं जाता है। तो इस तरीके से ये भी समस्या निकल के आती है कि जो कोष है, जो पैसा है, उसकी समस्या से कैसे निपटा जाए। यहाँ पे जो विकसित देश हैं वो कहते हैं हम क्यों दें भाई, तुम लोग अपना देख लो। तो इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं निकल के आती हैं। यही सारी चीज़ों को उजागर किया गया इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट ने यही सारी चीज़ें बताई हैं कि ठीक तरीके से मन लगा के काम नहीं किया जा रहा है, जिस तरीके से काम करना चाहिए जलवायु परिवर्तन की दिशा में। बात की जाए कि इस रिपोर्ट का कुछ प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, वो होता है ना कि इतने सारे मेहनत करने के बाद भाई कुछ सुधार आया कि नहीं आया, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट का कुछ प्रभाव पड़ा कि नहीं। तो वैश्विक स्टॉकटेक रिपोर्ट ने G20 नेताओं की घोषणा को प्रभावित किया, जो शिखर सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण परिणाम था। पहली बार घोषणा पत्र ने औपचारिक रूप से नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन के लिए पर्याप्त आवश्यकताओं को मान्यता दी। वर्ष 2050 तक निवल शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह अनुमान लगाया गया है कि विकासशील देशों को वर्ष 2030 से पूर्व के वर्षों में 5.8 से लेकर के 5.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए सालाना 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि अगर वर्ष 2050 तक हमें नेट जीरो एमिशन प्राप्त करना है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है, तो जो विकासशील देश जैसे भारत हो गया, जैसे चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ऐसे बहुत सारे विकासशील देश जो हैं, इनको 2030 से पहले-पहले लगभग 5.8 से लेकर के 5.9 यानी आप मोटा-मोटा 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मान सकते हैं। इतनी की आवश्यकता होगी, इतना पैसा चाहिए होगा उनको। उसके अलावा जो स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी है, उसको अपनाने के लिए इनको प्रति वर्ष लगभग 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा ये पैसा? क्योंकि जो विकासशील देश हैं, अगर उनके पास इतना ही संसाधन होता, तो वो पहले से विकसित देश नहीं हो जाते। तो यहाँ पे विकसित देशों की ज़िम्मेदारी भी मानी जाती है कि आप लोगों ने ऐतिहासिक रूप से बहुत अधिक उत्सर्जन किया है। तो ऐतिहासिक रूप से जब आपने उत्सर्जन अधिक किया, तो आपकी ज़िम्मेदारी भी अधिक बनती है।
तो इसलिए यहाँ पे विकासशील देशों को आप लोग कुछ हद तक मुआवजा दीजिए। लेकिन इस बात पे विकसित देश कभी-कभी राज़ी नहीं होते। कभी-कभी क्या आए दिन राज़ी नहीं होते हैं, जब भी कहीं सम्मेलन होगा तो विकसित देश इस तरीके से इधर मुँह फुला के बैठ जाएँ कि हम लोग पैसा नहीं देंगे, विकासशील इस तरफ बैठ जाएँगे मुँह फुला के कि बिना पैसे के काम कैसे होगा। तो यहाँ पे इसीलिए कई बार क्या होता है, सम्मेलन तो होते हैं लेकिन इसका कोई प्रमुख परिणाम निकल के सामने नहीं आता है। ये सारे पॉइंट्स थे, ये सारे मुद्दे थे इसके बारे में। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी हुई एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी। ये एक अंतर सरकारी संगठन है। इसे जनवरी 2009 में बॉन, जर्मनी में आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसके कुल 164 सदस्य हैं और भारत इसका 77वां संस्थापक सदस्य है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो सहयोग को सुविधाजनक बनाने, ज्ञान को आगे बढ़ाने और अक्षय ऊर्जा को अपनाने और सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है। यह औद्योगिक और विकासशील दोनों देशों की जरूरतों को पूरा करते हुए अक्षय ऊर्जा पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यहाँ पे औद्योगिक देशों से मतलब है कि जो विकसित देश हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं एससीडी के बारे में। इसका पूरा नाम है सिकल सेल डिजीज। इसको हिंदी में सिकल सेल रोग कहते हैं। आप देख सकते हैं नाम से क्लियर है कि सेल से जुड़ा हुआ है, यानी कि कोशिका से जुड़ा हुआ कोई बीमारी है। तो इसके बारे में आगे विस्तार से जानेंगे कि बीमारी के इसमें क्या हो जाता है। फिलहाल के लिए इतना जानिए कि सामान्यतः ये जनजातीय आबादियों में बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, बहुत बड़ी संख्या में पाया जाता है और ये एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। अब यहाँ पे 3 मंत्रालयों के अंतर्गत जद्दोजहद चल रही है। किस चीज़ को लेकर के? कि जो इससे पीड़ित लोग हैं, इनको लाइफ टाइम तक का यानी कि जीवन पर्यंत दिव्यांगता सर्टिफिकेट दे दिया जाए। अभी वर्तमान में क्या किया जा रहा है कि जो भी आनुवांशिक रूप से इससे पीड़ित हैं, एससीडी से पीड़ित हैं, इनको 3 साल तक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिया जाता है। फिर 3 साल बाद इनको फिर से यहाँ पे इसको रिन्यू कराना पड़ता है कि ये लोग दिव्यांग हैं। तो 3 मंत्रालयों के अंतर्गत ये फाइल फँसी हुई है कि इनको लाइफ टाइम दिव्यांगता का सर्टिफिकेट दे दिया। अब ये 3 मंत्रालय कौन-कौन से? तो इसमें एक आता है जनजातीय मंत्रालय, दूसरा आता है यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्रालय, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है स्वास्थ्य के बारे में बात की जा रही है तो स्वास्थ्य मंत्रालय आएगा ही आएगा। तीसरा मंत्रालय कौन-सा है? तो तीसरा मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अब ये कहाँ से आ गया? ये यहाँ से आएगा क्योंकि जो ये प्रमाण पत्र है ये इसी के द्वारा जारी किया जाता है और इसी प्रमाण पत्र के आधार पर कि ये लोग दिव्यांग हैं, बहुत सारी जगह पे इनको आरक्षण भी दिया जाता है, बहुत सारी अन्य सुविधाएँ भी दी जाती हैं। तो इसलिए इनके लिए आवश्यक हो जाता है कि इनको प्रमाण पत्र मिले। तो इस आर्टिकल में हम यही सारी चीज़ें जानने वाले हैं। बात की यार कि जो विकलांगता प्रमाण पत्रों के लिए मानदंड होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, उसको कौन निर्धारित करता है? तो उसको स्वास्थ्य मंत्रालय निर्धारित करता है। लेकिन इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है और इसी के बेस पे बहुत सारे आरक्षण मिलते हैं, बहुत सारी सुविधाएँ मिलती हैं। अगला बिंदु की ये देखते हुए कि सिकल सेल रोग एक दुर्बल आनुवांशिक रक्त विकार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किससे जुड़ा हुआ मुद्दा है? ये रक्त से जुड़ा हुआ है, यानी कि खून से जुड़ा हुआ एक प्रकार की ये बीमारी है। आगे हम इसके बारे में बहुत अच्छे से जानने वाले हैं, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। विशेष रूप से भारत भर में आदिवासी आबादी के बीच प्रचलित है। जनजातीय मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक है कि क्रोनिक एनीमिया, दर्द और ऊतक और अंग से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं वाले रोगियों को प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। केंद्र सरकार 2047 तक भारत में इस सीडी को उन्मूलन करने के लिए अपने अभियान का प्रचार कर रही है, लेकिन उनकी बीमारी की पुरानी और प्रगतिशील प्रकृति के बावजूद मरीज केवल 3 साल की वैधता वाले विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए पात्र हैं। इस सीडी के लिए 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 7 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों की स्क्रीनिंग के लिए एक परियोजना चल रही है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला बिंदु कि जब इस बीमारी को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत विकलांगता की सूची में जोड़ा गया था, तो रोगियों को केवल 1 वर्ष की वैधता के साथ विकलांगता प्रमाण पत्र मिल सकता था। यानी जब इसको विकलांग व्यक्ति के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत ये कहा गया था कि जो भी इस सीडी से प्रभावित लोग हैं, इनको विकलांग माना जाएगा। तब यहाँ पे जो विकलांग प्रमाण पत्र जारी किया जाता था, वो सिर्फ 1 वर्ष के लिए जारी किया जाता था। फिर आगे चल के इसको 3 वर्ष के लिए कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो जनजातीय मंत्रालय है, ये कह रहा है कि कुछ मामलों में इसको कम से कम जीवन पर्यंत जारी किया जाए। विभाग ने अंततः प्रमाण पत्रों की वैधता को 3 साल तक बढ़ा दिया, जिसके लिए न्यूनतम 25% विकलांगता की आवश्यकता होगी। विकलांगता प्रमाण पत्रों के बारे में हितधारकों और एससीडी रोगियों की चिंताओं को सुनने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया था। इस साल की शुरुआत में परामर्श किया है इस समिति ने। अब हम जानते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय इसके बारे में क्या कहता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी क्या राय रखी है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहे हैं सिकल सेल भारत में विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में एक बड़ी समस्या है। हमारे मंत्रालय का ध्यान इस सीडी की पहचान करना और दीर्घावधि में उसे रोकना है। इससे हमारा प्रतिक्रिया समय कम होगा और लंबे समय में बीमारी का बोझ कम करने में भी मदद मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो ये कह रहा है कि हम इसको लॉन्ग टर्म में लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं, दीर्घावधि में इसको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फिर से ये उभर के ना आ सके और यहाँ पे अच्छे लेवल पे काम किया जा सके। उसके अलावा बात करें कि अगस्त में संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में महिला सशक्तिकरण पर संसदीय अस्थायी समिति ने
पूरे भारत में आदिवासी महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों की जांच की थी। रिपोर्ट में समिति ने कहा कि उसने इस सीडी को जीवन भर चलने वाली बीमारी के रूप में समझा है। अब यहाँ पे जो इनको लाइफ टाइम यानी कि जीवन पर्यंत दिव्यांग प्रमाण पत्र देने की बात कही जा रही है, वो किस बेस पे कही जा रही है? क्योंकि यहाँ पे इस समिति ने ये बताया था कि जो एससीडी है, जहाँ तक इस समिति का सुझाव है कि ये एससीडी लगातार पूरी ज़िंदगी भर चलती है, ठीक नहीं होती सामान्यतः, बहुत ही रेयर केसों में ठीक हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे जनजातीय मंत्रालय कह रहा है कि इस समिति ने भी बताया है कि जो एससीडी है, ये सामान्यतः पूरे जीवन भर चलती है, तो यहाँ पे बार-बार प्रमाण पत्र लेने के लिए क्यों आना पड़ता है? उनको बार-बार क्यों परेशान किया जाता है? एक तो वैसे ही वो रोग से पीड़ित हैं और बार-बार जब भी वो दिव्यांग सर्टिफ़िकेट लेने आते हैं, प्रमाण पत्र लेने आते हैं, तो उनको इस बात का एहसास कराया जाता है कि आप दिव्यांग हो और हर 3 साल में अगर किसी को एक बार ये बात का एहसास कराया जाए और वो भी सरकार के द्वारा, तो ये बहुत ही गलत बात है। तो यहाँ पे जनजातीय मंत्रालय इसीलिए कह रहा है कि इनको लाइफ टाइम का दिव्यांग प्रमाण पत्र दे दिया जाए। और रक्त और अस्थि-मज्जा प्रतिरूपण ही इसका एकमात्र इलाज है, जिसे बहुत कम लोग, विशेष रूप से आदिवासी आबादी के बीच अपना सकते हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो अस्थि-मज्जा होता है, बोन मैरो होता है, इसका ट्रांसप्लांटेशन किया जाए, यानी इसका प्रत्यारोपण किया जाए। अब आप सोच के देखिए कि कितना महँगा पड़ता होगा, ऊपर से आदिवासी लोग बेचारे, वो तो पहले इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होंगे कि यार हमको ऐसा कुछ करवाना है। दूसरा, अगर तैयार भी हो जाता है तो इतना पैसा कहाँ से आएगा? और अगर गवर्नमेंट इनका भार उठाती है, तो ना जाने कितने सारे लोगों के बीच ये समस्या चल रही है, कितने सारे आदिवासी लोग इससे पीड़ित हैं। तो कितने सारे लोग का यहाँ पे गवर्नमेंट अस्थि-मज्जा प्रत्यारोपण करवाएगी या रक्त प्रतिरूपण करवाएगी। तो इस समिति ने यही कहा था कि ये 2 इलाज को छोड़ करके सामान्यतः ये जो बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये जीवन भर चलती है। और ये जो इलाज है, इसको भी सामान्यतः आदिवासी लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, इतना उनका बजट नहीं बन पाता है कि इस तरीके के इलाज वो करवा सकें। इस प्रकार इसने सरकार को 5 वर्ष से अधिक उम्र के और आवश्यक मानदंडों को पूरा करने वाले इस सीडी रोगियों को अस्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने का एक तरीका खोजने की सिफारिश की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिकल सेल डिजीज़ के बारे में एक इमेज के थ्रू बताने की कोशिश की गई है। ये किससे जुड़ा हुआ बीमारी? तो ये आरबीसी से जुड़ा हुआ बीमारी। जो आरबीसी होते हैं ना, इसकी आकृति बदल जाती है। जो सामान्यतः आरबीसी होती है, ये गोल तरह की होती है और ये फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। लेकिन जिनको आनुवांशिक रोग हो जाता है एससीडी, उनके आरबीसी के आकार में परिवर्तन आ जाता है। कई बार ये हाशिया के रूप में हो जाती है इस तरीके से। कई बार आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हो जाती है, फिर इस तरीके से हो जाती है। अब जब इस तरीके से हो जाएगी, मान लीजिए कोई चीज़ है, उसका आकार इस तरीके से, अब उसको इस तरीके से कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा? आप सभी को पता है कि वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। और आरबीसी जो यहाँ पे ब्लड से जुड़ा हुआ, अगर वही ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, तो पूरी की पूरी बॉडी पीली पड़ जाएगी। जब ब्लड ही नहीं रहेगा शरीर में, वो ठीक तरीके से काम ही नहीं करेगा, तो बॉडी कैसे काम करेगी? तो इससे अंततः मौत हो जाती है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इसके लक्षण क्या हैं? तो लक्षण में जैसे देखिए बताया जा रहा है कि पेन होता है, दर्द होता है। कहाँ पे? चेस्ट हो गया, यानी कि सीने में, बैक हो गया, पीठ में दर्द होता है। उसके अलावा पैर हो गए, हाथ हो गए, यहाँ पे लगातार लंबे समय तक दर्द होता रहता है। तो ये इसके सिम्पटम्स माने जाते हैं सामान्यतः। उसके अलावा आँखों का पीला पड़ जाना जो बच्चे होते हैं उसमें, उसके अलावा जो एनीमिया है, एनीमिया क्या होता है? खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। तो इस तरीके की बहुत सारी समस्याएँ निकल के आती हैं। ये सारे सिम्पटम्स, अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम लगती है, तो एक बार उसकी जाँच करवा लेनी चाहिए। जो 2023-24 का केंद्रीय बजट था, इसमें ये घोषणा की गई थी कि वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है। यहाँ पे भी वही सारी चीज़ समझाने की कोशिश की गई कि सिकल सेल डिजीज़ क्या होती है। तो जैसे इसमें बताया जा रहा है कि जो आरबीसी है, ये जल्दी समाप्त हो जाती है, जल्दी मर जाती है। इसकी वजह से बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, खून पास नहीं होता है, ब्लॉकेज हो जाता है। अब देखिए ना, यहाँ पे ये इस तरीके से थी, तो यहाँ पे ये पूरा चल रहा था चक्र। अब यहाँ पे ये इस तरीके से हो गई, तो यहाँ चक्र कहाँ बनेगा? तो इस तरीके से ब्लॉकेज हो जाती है, इस तरीके से बहुत सारी समस्या निकल के आती है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश की गई हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं एससीडी या सिकल सेल रोग के बारे में पूरा विस्तार से। तो बात की जा रही है कि एक पुरानी एकल जीन बीमारी है, जो रक्त अल्पता। अब यहाँ पे ये रक्त अल्पता क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एनीमिया, यानी कि खून की कमी को कहा जाता है ये कंडीशन। तीव्र दर्द का अनुभव और पुरानी चोट तथा जीवन काल में कमी के कारण एक दुर्बल प्रणालीगत सिंड्रोम का कारण बनता है। इसके लक्षण क्या है? तो सिकल सेल रोग के लक्षण भिन्न हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य लक्षणों में शामिल है, जैसे क्रोनिक एनीमिया होगा, ये थकान, कमजोरी और पीलापन का कारण बनता है। उसके अलावा तीव्र दर्द हो गया, तो ये दर्द कहाँ-कहाँ पे होगा? जैसे हड्डियों में हो गया, छाती में हो गया, पीठ में, हाथ एवं पैरों में अचानक और तीव्र दर्द उठ सकता है। उसके अलावा बात करें विलंबित विकास और यौवन, यानी कि जवानी आने में देर हो सकती है। उसके अलावा जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उस तरीके से यहाँ पे भी समस्या आ सकती है। ये डिले हो सकता है। लोगों में जो मैच्योरिटी वो देर से आ सकती है। सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। अगर हम देखें इसका उपचार क्या है, इसका इलाज क्या है, तो रक्तदान, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो यहाँ पे इसमें क्या किया जाता है? इसमें खून चढ़ाया जाता है और ये कई बार किया जाता है। ये मेडिकल प्रोसीजर है, यानी कि एक प्रकार की चिकित्सीय प्रक्रिया है, इसको लगातार करना पड़ता है। ये एनीमिया से छुटकारा पाने और तीव्र दर्द संकट के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। अगला है हाइड्रोक्सी यूरिया। यह दवा दर्द की निरंतरता की आवृत्ति को कम करने और बीमारी की कुछ दीर्घकालिक जटिलताओं को रोकने में मदद कर सकती है। तो ये दवा का नाम है जिसका यूज यहाँ पे किया जा सकता है। इसका इलाज अस्थि-मज्जा या स्टेम सेल प्रत्यारोपण द्वारा भी किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे स्टेम सेल के द्वारा भी, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो इज़राइल के द्वारा
स्टेम सेल से ही बच्चे बनाने की बात की गई, यानी यहाँ पे माता पिता की आवश्यकता नहीं, बस स्टेम सेल दे दीजिए, उसी से बच्चा बना दिया जाएगा। यहाँ पे ना तो माता की आवश्यकता ना ही पिता की आवश्यकता है। इससे निपटने के लिए सरकार की पहल कौन-कौन सी है? तो बात की जा रही है, सरकार ने वर्ष 2016 में सिकल सेल एनीमिया सहित हीमोग्लोबिनोपैथी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तकनीकी परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसके अलावा उपचार और निदान हेतु 22 आदिवासी जिलों में एकीकृत केंद्र भी स्थापित किए गए हैं सरकार के द्वारा। उसके अलावा बीमारी की जांच और प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने हेतु मध्य प्रदेश में राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन की स्थापना की गई है। तो ये सारी सरकार की पहल है इससे निपटने के लिए। ये एक शॉर्ट न्यूज़ है, इसमें बात की जा रही है कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अभी आयुष्मान भव करके एक पोर्टल लॉन्च किया गया, तो हम उसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा-सा। ये चर्चा में क्यों है? तो 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन से आयुष्मान भव अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया और इसका उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा अपने प्रदेश में भी इसका शुभारंभ किया गया है। इससे जुड़े प्रमुख बिंदु क्या है? तो यहाँ पे बात की जा रही है 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये मिशन चलने वाला है और इसमें क्या किया जाएगा? तो इसमें गाँवों को आयुष्मान बनाने का प्रयास किया जाएगा। अब यहाँ पे 17 सितंबर क्या है? तो 17 सितंबर को हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है और उसके अलावा 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिवस है? ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं। अगर ये भी बताना पड़े तो फिर बेकार है भैया। प्रत्येक चिन्हित मरीज का इलाज शुरू किया जाएगा। उसके अलावा जिसमें टीबी, कैंसर से लेकर डायबिटीज और हाइपरटेंशन, यानी यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, जो टेंशन की समस्या होती है उसके बारे में की जांच होगी। गाँवों के बच्चों का 100% नियमित टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। आयुष्मान कार्ड के जरिए उन्हें 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। वहीं आभा आईडी क्या है? तो इसका पूरा नाम है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। इसको कहते हैं आभा आईडी। इसके तहत क्या किया जाता है? तो किसी व्यक्ति का पूरा डेटा रखा जाता है जो उससे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या होती है उसके बारे में। यानी आज से 10 साल पहले इनको मलेरिया हुआ था तो उसका भी डेटा रखा जाएगा। आज से 2 साल पहले इनको टीबी हुआ था तो उसका भी डेटा रखा जाएगा। इस तरीके से जो भी इनको बीमारी हुई थी उसके बारे में पूरा डेटा रखा जाता है आभा में। अगला बिंदु प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया, इसके साथ ही डायबिटीज और हाइपरटेंशन के अलावा ओरल, ब्रेस्ट व सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग कराई जाएगी ताकि ऐसे मरीजों का इलाज शुरू कराया जा सके। वहीं प्रति 1000 लोगों में से 30 लोगों को टीबी की जांच भी कराई जाएगी, यानी 1000 में से 30 लोग ऐसे होंगे जिनको टीबी की जांच भी करवाई जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे ओरल कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, इन सारी चीजों को भी ध्यान में रख के चला जाएगा। इन सारी चीजों की भी जांच कराई जाएगी ताकि अच्छे से इलाज किया जा सके, लोगों की जान बचाई जा सके। देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है दिव्य कला मेला के बारे में। इसका आयोजन 15 से 24 सितंबर 2023 तक वाराणसी में होने वाला है। अब यहाँ पे जो दिव्यांग लिखा जाता है उसी का शॉर्ट फॉर्म है दिव्य, यानी ये दिव्यांग से जुड़ा हुआ मेला। अब इसमें क्या किया जाएगा? तो इसमें ये किया जाएगा कि जो दिव्यांग कलाकार हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनसे जुड़ी चीज़ों को यहाँ पे दिखाया जाएगा, उनसे जुड़ी चीज़ों को यहाँ पे लगाया जाएगा इस मेलों में और इसकी प्रदर्शनी की जाएगी। यहाँ पे इसके द्वारा लोगों को खरीदा जाएगा। अगर हम बात करें दिव्य कला मेला के बारे में, तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने देश भर के नियमित दिव्यांग उद्यमियों या कारीगरों के उत्पादों और उनके शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा कार्यक्रम दिव्य कला मेले का आयोजन 15 से 24 सितंबर 2023 तक वाराणसी में आयोजित करेगा। इसमें जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्यों सहित देश के विभिन्न हिस्सों के जीवंत उत्पाद, हस्तशिल्प हो गया, हथकरघा द्वारा बनाए गए काम हो गए, उसके अलावा कढ़ाई के काम हो गए, पैकेज फूड हो गए, आदि को एक साथ देखने को मिलेगा। यानी सबको यहाँ पे रखा जाएगा, इन सारी चीज़ों की प्रदर्शनी की जाएगी, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे बेचा जाएगा, लगाया जाएगा। 2022 से शुरू इस श्रृंखला में दिव्य कला मेला वाराणसी में कौन-सा आयोजन? तो ये 7वां आयोजन है वाराणसी में इसका। पहला कहाँ पे होता है? तो पहला दिल्ली दिसंबर 2022 में होता है, उसके अलावा यहाँ पे आप अन्य देख सकते हैं। अगर आपके शहर में कोई हुआ था, आपके स्टेट में कोई हुआ था, तो उसको ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। इस मेले में 20 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 दिव्यांग कारीगर या कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। 21 श्रेणी के उत्पाद होंगे, तो गृह सज्जा एवं जीवन शैली हो गए, कपड़े हो गए, स्टेशनरी एवं पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद हो गए, पैकेज्ड फूड हो गए और ऑर्गेनिक उत्पाद, खिलौने उपहार हो गए, आभूषण जैसे व्यक्तिगत सहायक उत्पाद, इन सारी चीजों की श्रेणी में रखा जाएगा। मतलब इससे जुड़े हुए चीजें यहाँ पे दिखाई जाएंगी, इससे जुड़ी हुई चीजों की प्रदर्शनी की जाएगी, यहाँ पे लोगों को बेचा जाएगा, यहाँ पे मेला लगाया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी 15 सितंबर को शाम 5 बजे करेंगे। अब यहाँ पे इतना डिटेल्स में नहीं जाने की जरूरत है कि 5 बजे करेंगे और 15 सितंबर से 24 सितंबर तक चलेगा, ये बस ध्यान में रखिए। और जो वाराणसी में हो रहा है 7वां संस्करण है, ये ध्यान रखिए। बस पहला कहाँ पे था? तो दिल्ली में हुआ था, इसको ध्यान में रखिए। वर्ष 2023-24 के दौरान यह कार्यक्रम देश के 12 शहरों में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे बात की जा रही है एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी। अब देखिए मेट्रोलॉजी क्या होता है? ये एक प्रकार का विज्ञान जहाँ पे भी लॉजी लग जाए उसका ये मतलब होता है कि अध्ययन करने की बात की जा रही है। और अध्ययन कहाँ पे किया जाता है? तो साइंस के अंतर्गत यहाँ पे ये माना जाता है समानता। जैसे आप देखेंगे बायोलॉजी, तो इसका क्या मतलब होगा? कि जीवन के बारे में अध्ययन करना। तो इसी तरीके से जहाँ पे भी लॉजी लग जाती है उसका ये मतलब होता है कि अध्ययन करना। तो ये मेट्रोलॉजी क्या है? तो मेट्रोलॉजी का ये मतलब है कि जो माप तौल से जुड़ा विज्ञान है ना, उसी को मेट्रोलॉजी कहा जाता है।
किसी तो स्टेट पीसीएस में कहीं तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नाप तौल के विज्ञान को क्या कहा जाता है? इसको मेट्रोलॉजी कहा जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो इसी से जुड़ी हुई बात की जा रही है। बात की जा रही है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त OIML इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का 13वां देश बन गया है। इसके पहले कौन-कौन से देश थे? तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, चीन, चेक गणराज्य, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, नीदरलैंड्स, स्वीडन और स्लोवाकिया सहित उन देशों के एक विशेष समूह का हिस्सा बन गया है और अब विश्व में 13वां ऐसा देश बन गया भारत, जो OIML अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत है। इसका सीधा सा मतलब ये समझिए ना, जो भार के लिए बाट बनते हैं, बाट जिसको माप कहा जाता है, तो अब यहाँ पे अगर भारत भी कोई बाट बना के देता है तो इसको अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बेचा जा सकता है। इस पे उंगली नहीं उठाई जा सकती कि भारत द्वारा बनाया गया, पता नहीं विश्वसनीय होगा कि नहीं होगा, 1 किलो का होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई 5 किलो का बाट बनाया गया भारत के द्वारा। अब यहाँ पे कोई और देश ऐसा हो सकता है कि वो 5 किलो के बजाय 4 किलो रहा है, लेकिन यहाँ पे लिख दे कि 5 किलो का है। तो 1 किलो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा जो ले रहा है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर कि अगर भारत लिख देता है कि 5 किलो का है, तो उस बाट को मान्यता प्राप्त है इंटरनेशनल लेवल पर कि हाँ 5 किलो का ही है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है, सिंपल भाषा में समझिए इसको। OIML एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। भारत 1956 में इसका सदस्य बना। इसके 63 सदस्य देश हैं और 64 सहयोगी सदस्य हैं। भारत अब विश्व में कहीं भी बाट और मापन उपकरणों को बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वजन या माप बेचने के लिए OIML मॉडल अनुमोदन प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यह अब उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रदान किया जा सकता है। यानी अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमें कोई भी मापन यंत्र बेचना है तो उसके लिए ये प्रमाण पत्र आवश्यक था और अब ये हमको मिल गया और ऐसा करने वाला भारत 13वां देश बन गया है। तो अब हम चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मापन यंत्र बेच सकते हैं, चाहे वो वजन के माप इकाई हो गई, चाहे वो लंबाई की इकाई हो गई। जैसे आप देखेंगे जो फीता आता है उससे भी लंबाई नापी जाती है। तो इस तरीके से अगर हम कोई भी उपकरण बेचते हैं जिससे किसी चीज़ की माप ली जा सकती है, माप-तौल की जा सकती है, तो उसको अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल चुकी है, भारत चाहे तो उनको बेच सकता है। बात की जा रही है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने मंत्रालयों या विभागों की श्रेणी में प्रथम प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022-23 प्राप्त किया। अब ये राजभाषा कीर्ति पुरस्कार क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को 300 से कम कर्मचारियों वाले मंत्रालयों या विभागों की श्रेणी में प्रतिष्ठित प्रथम राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में ये रखने वाले कि 300 से कम कर्मचारियों की बात की जा रही है और एक ये प्रथम पुरस्कार है। कौन सा? तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। तो यहाँ पे जब भी कहीं प्रथम लग जाता है, पहला पहली पहले लग जाता है, तो वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब सचिव PNPW श्री वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को 300 से कम कर्मचारियों वाले मंत्रालयों या विभागों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का विभाग होने का सम्मान प्राप्त हुआ है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस पुरस्कार को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन और हिंदी दिवस समारोह के दौरान 300 से कम कर्मचारियों वाले सभी मंत्रालयों या विभागों में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर दिया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया था? अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे हम जानते हैं मेरी माटी मेरा देश अभियान के बारे में। इसको संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ये किसके लिए शुरू किया गया है? तो जो भी वीर जवान हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी है हमारे देश की रक्षा के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो इसका पहला चरण पहले किया जा चुका था। अब इसके दूसरे चरण के तहत यहाँ पे क्या किया जाए, तो कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसकी वजह से चर्चा में तो थोड़ा सा देख लेते हैं, जानकारी रहनी चाहिए ना कि क्या है। अगर कोई पूछ ले कि मेरी माटी मेरे देश अभियान क्या है और हमें पता ही ना हो कि यार ये हमारे वीर जवानों से जुड़ा हुआ है, इतना अहम मुद्दा। और अभी देखेंगे अभी 3 लोग की जान भी चली गई है। अनंतनाग जो था ये मुद्दा हुआ था, हम इनकाउंटर में, मैंने आपको अभी बताया था। ये किस लिए शुरू किया गया था? तो जो ऐसे वीर हैं जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 9 अगस्त 2023 को एक राष्ट्रव्यापी अभियान मेरी माटी मेरा देश शुरू किया गया था। ये अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम है, जो 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ और पूरे भारत में 2 लाख से अधिक कार्यक्रमों में व्यापक जनभागीदारी देखने को मिली। इस अभियान में स्वतंत्रता सेनानियों और सुरक्षा बलों को समर्पित शिला फलकम की स्थापना जैसे कार्यक्रमों के साथ साथ पंचप्रण प्रतिज्ञा, वसुंधा वंदन, वीरों का वंदन पहल के माध्यम से हमारे बहादुरों के वीरतापूर्ण बलिदानों का सम्मान किया गया है। अगला बिंदु मेरी माटी मेरा देश अभियान का पहला चरण व्यापक पहुंच और बड़ी संख्या में जन भागीदारी के साथ अभूतपूर्व रूप से सफल साबित हुआ। अब तक 36 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 2.33 लाख से अधिक शिलाफलकम बनाया जा चुके हैं। शिलाफलकम का क्या मतलब है? पत्थर की पेटिका को शिलाफलकम कहा जाता है। यहाँ पे इनको समर्पित किया जा रहा है जिन्होंने जान दी है देश के लिए, उनके बारे में बात की जा रही है। अब तक लगभग 4 करोड़ पंचप्रण
प्रतिज्ञा वाली सेल्फी वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। उसके अलावा देश भर में वीरों के लिए 2 लाख से अधिक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वसुधा वंदन थीम के तहत 2.36 करोड़ से अधिक स्वदेशी पौधे लगाए गए हैं और 2.63 लाख अमृत वाटिकाएं बनाई गई हैं। बात की जा रही है कि यह अभियान देश भर में अमृत कलश यात्राओं की योजना के साथ अपने दूसरे चरण में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अखिल भारतीय आउटरीच आउटरीच का क्या मतलब होता है कि अखिल भारतीय पहुंच की बात की जा रही है अभियान के रूप में। इसका उद्देश्य देश के हर घर तक पहुंचना है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के 6 लाख से अधिक गांवों और शहरी क्षेत्रों के वार्डों से मिट्टी व चावल के दाने एकत्र किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में से ब्लॉक स्तर पर मिश्रित करके ब्लॉक स्तरीय कलश बनाया जाएगा। राज्य की राजधानी से औपचारिक तौर पर विदा किए जाने के बाद ये कलश राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। शहरी क्षेत्रों में मिट्टी को वार्डों से एकत्र किया जा रहा है और राज्य की राजधानी के माध्यम से दिल्ली में मिश्रण और परिवहन के लिए बड़े शहरी स्थानीय निकायों में लाया जा रहा है। उम्मीद है कि अंतिम कार्यक्रम के लिए अक्टूबर के अंत तक 8500 से अधिक कलश दिल्ली पहुंचेंगे। भारत के सभी कोनों से एकत्र की गई मिट्टी को अमृत वाटिका और अमृत स्मारक में रखा जाएगा, जिससे आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने की विरासत तैयार होगी। तो ये सारी चीज़ें देखिए क्या है कि जो मिट्टी ली जाएगी ना राज्यों से, तो ये पहले राज्यों की राजधानी में जाएगी, वहाँ से होते हुए ये कहाँ पे जाएगी, तो दिल्ली में जाएगी। यानी कि जो हमारी राजधानी है, देश की राजधानी, वहाँ पे जाके फिर यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो जाएँगे। सारी चीज़ें जो आई हुई हैं, सारे कलश जो आए हैं, वो सारे इकट्ठा हो जाएँगे और फिर यहाँ से यात्रा शुरू की जाएगी। यहाँ से इनको सम्मान देना शुरू किया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, तो जो अमृत वाटिका बनाई जा रही है, अमृत वाटिका का क्या मतलब है? जो यहाँ पे पौधे लगाए जा रहे हैं हमारे सैनिकों के नाम पे, तो इस मिट्टी का उसमें भी प्रयोग किया जाएगा। उसके अलावा जो स्मारक बनाया जाएगा, उसमें भी प्रयोग किया जाएगा और इसको यहाँ पे विरासत के रूप में रखा जाएगा। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती हुई उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए।